आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक अच्छी सी वीडियो में। ठीक है मेरे भाई, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण में एक महत्वपूर्ण चैप्टर, और हमारे चैप्टर का नाम है क्रिया। ठीक है, क्रिया क्रिया नहीं, क्रिया एक कसम होती है खाने वाली, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे मेरे भाई, हम उसकी बात कर रहे हैं जो हिंदी व्याकरण में एक अध्याय है। देखो मेरे भाई, अंग्रेजी में हम लोग कई प्रकार से क्रिया पढ़ते हैं। आपने नाम सुना होगा हेल्पिंग वर्ब, फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब। ऐसे देखो इंग्लिश में कई सारे क्रिया होती हैं, लेकिन हिंदी की जो क्रिया होती है वो अंग्रेजी से अलग होती है। ठीक है, हम सारी क्रियाओं को पढ़ेंगे, एक एक क्रिया को अच्छे तरीके से समझेंगे और हम उस तरीके से आपको समझाएंगे जिस तरीके से आपका कोई भी एग्जाम हो उसमें आप ये पूरा का पूरा अपना नंबर लेके आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे भाई चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम पूरी तरीके से समझेंगे क्रिया के बारे में। ठीक है, तो देखिए मेरे भाई, सबसे पहले आप समझिए कि क्रिया की परिभाषा क्या होती है। मैंने देखो मेरे भाई यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है कि वे शब्द जो किसी कार्य का होना दर्शाते हैं वे क्रिया कहलाते हैं। जैसे मेरे भाई, जैसे आप हंस रहे हैं तो आपका कार्य क्या है? हंसना। आप चल रहे हैं तो आपका कार्य क्या है? चलना। आप दौड़ रहे हैं तो आपका कार्य क्या है? दौड़ना। आप किसी को पीट रहे हैं तो आपका कार्य क्या है? पीटना। तो मेरे भाई, वे शब्द जो किसी कार्य को दर्शाते हैं वो हमारी क्रिया कहलाती है। ठीक है, क्रिया का निर्माण कैसे होता है? तो आप सभी को एक चीज ध्यान देनी है कि मूल शब्द में मेरे भाई यदि ना जोड़ दिया जाता है तो हमारी क्रिया का निर्माण होता है। उसी चीज को मेरे भाई हम मूल धातु कहते हैं। एकदम मेरे भाई सिंपल सा टॉपिक है। क्रिया से आसान कोई चैप्टर है ही नहीं मेरी बात। ठीक है, ध्यान से समझिएगा मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। देखो, क्रिया की परिभाषा क्या होती है? वे शब्द जो किसी कार्य का होना दर्शाते हैं उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, रोना, जागना, चलना, पीटना, दौड़ना, खेलना, फुदकना, टिमटिमाना, ये सब मेरे भाई क्या कहलाएंगे? क्रिया कहलाएंगे। अच्छा हाँ, मूल धातु किसे कहते हैं? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है मेरे भाई मूल धातु को समझना। तो वह मूल शब्द या शब्दांश जिसमें ना जोड़ने पर क्रिया का निर्माण होता है। यानी जो हमारी क्रिया बनती है ना, वो मूल धातु में कोई ऐसे शब्दांश को जोड़ देंगे तो हमारी क्रिया का निर्माण हो जाता है। जैसे मेरे भाई ध्यान से देखना, ये ट्रिक है क्रिया की बनाने की। ठीक है, कि मूल धातु में आप एक चीज ध्यान देना मेरे भाई, कि मूल धातु में यदि हम ना जोड़ दें तो हमारा किसका निर्माण होता है मेरे भाई? क्रिया का निर्माण होता है। हमेशा मेरे भाई ध्यान देना कि मूल धातु में यदि हम ना जोड़ दें तो किसका निर्माण होता है? क्रिया का निर्माण होता है। जैसे हम आपके सामने एक उदाहरण लिख के दिखाते हैं। ठीक है, एक हम आपके सामने उदाहरण लिख के दिखाते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे है हंस, धन हम क्या जोड़ दिए? ना। तो हंस हमारा क्या है? मूल धातु है। इस मूल धातु से भी छोटा कोई नहीं हो सकता है। जैसे मैं आपसे कहूं रो, तो रो से भी छोटा कोई शब्द हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मूल धातु उसे कहते हैं जो सबसे छोटा होता है। तो मेरे भाई, हंस क्या है हमारा? ये मूल धातु है। आप सभी लोग जानेंगे कि हंस क्या है? हमारा मूल धातु है। और ना हमारा क्या है? एक शब्दांश है। हमने क्या जोड़ा है? वह मूल शब्द या शब्दांश जिसमें ना जोड़ने पर क्रिया का निर्माण होता है। तो ना हमारा क्या है? एक शब्दांश है। और यदि हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास एक क्रिया का निर्माण होगा मेरे भाई, और उस क्रिया को हम लोग कहेंगे हंसना। क्या कहेंगे? हंसना। और हंसना हमारी क्या कहलाएगी? क्रिया कहलाएगी। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि मेरे भाई क्या होता है क्रिया। तो हमेशा ध्यान देना मेरे भाई कि मूल धातु में यदि हम ना जोड़ देते हैं तो हमारी क्रिया कहलाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? आप ये चीज देखिए मेरे भाई, मैं आपके सामने कुछ ऐसे शब्द लिखता हूं जिसे आप ध्यान से समझना और बताना कि इसमें मूल धातु क्या है और इसमें हमारे शब्दांश क्या जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं, कुछ बहुत सारे उदाहरण लिखता हूं और आपको इसमें ढूंढना है। जैसे देख लो मेरे भाई, जैसे मैं यहां लिखता ना घूमना, क्या लिख दिया मेरे भाई? घूमना लिख दिया। ठीक है, मैंने यहां पे लिख दिया रोकना, मैंने यहां पे लिख दिया मेरे भाई पीटना, क्या लिख दिया मेरे भाई? पीटना लिख दिया। ठीक है, मैंने लिख दिया घूमना, मैंने लिख दिया रोकना, मैंने लिख दिया पीटना, मैंने लिख दिया भटकना, मैंने लिख दिया भटकना, मैंने लिख दिया उसके बाद मरना, क्या लिख दिया? मरना लिख दिया। तो ये देखो मेरे भाई, हमारे पास क्या है? क्रिया है। ये हमारे पास क्या है? क्रिया है। इस क्रिया को यदि हमें तोड़ना है तो हम कैसे तोड़ सकते हैं? आप ये बता सकते हो मेरे भाई कि इसमें मूल धातु क्या है और इसमें शब्दांश क्या है। तो आप बोलोगे भैया कि घूमना में हमारे पास क्या है? घूम हमारा मूल धातु है और इसमें ना हमारा क्या जुड़ा हुआ है? एक शब्द जुड़ा हुआ है, और इन दोनों से मिलकर हमारा क्या बना है? क्रिया बनी है, जिसे हम कहते हैं घूमना। रोकना में हमारा मूल शब्द क्या है मेरे भाई? रोक हमारी क्रिया हो गई, और रोक में हमने क्या जोड़ा है मेरे भाई? ना जोड़ा है, और इस कारण हमारे पास क्या बन गई? ये क्रिया बन गई, हमारी रोकना हो गई। पीटना में क्या है मेरे भाई? सब लोग एकदम आसान है मेरे भाई, बिल्कुल आसान है। मैं बोला हूं ना कि क्रिया से ज्यादा आसान कोई भी चीज नहीं है। तो पीटना में क्या है? पीठ हमारा मूल धातु हो गया, क्योंकि पीठ से कोई छोटा शब्द नहीं बन सकता है। और ना हमारे पास क्या हो गया मेरे भाई? हमारा एक शब्द हो गया,
पीट में ना जोड़ दोगे तो पीटना बन जाएगा और पीटना हमारी क्रिया कहलाएगी। ठीक है, भटकना में मूल धातु क्या है? भटक। क्या है? भटक। और इस भटक में ना जोड़ देंगे तो ये हमारे पास क्रिया बन जाएगी भटकना। मरना में मर प्लस ना, तो मर हमारा एक शब्द है, एक मूल धातु है, मूल धातु में हमने ना जोड़ दिया, हमारे पास क्रिया बन गई मरना। ठीक है, आप यहां पे बताना मेरे भाई कि तोड़ना में क्या होगा। ठीक है, तोड़ना में क्या होगा, मोड़ना में क्या होगा, तोड़ना में क्या होगा, मोड़ना में क्या होगा और गुजरना में क्या होगा। ठीक है, तीन शब्दों का आप मेरे भाई बना के दिखाओ कि तोड़ना में क्या होगा, मूल धातु और शब्दांश क्या होंगे, मोड़ना में मूल धातु और शब्दांश क्या होंगे, गुजरना में क्या होंगे। तो आप बोलोगे भैया कि ये तो बिल्कुल आसान है, तोड़ना में हमारे पास तोड़ हमारा मूल धातु हो गया और ना हमारा शब्दांश हो गया, दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास क्रिया बन जाएगी तोड़ना। मोड़ना में हमारे पास क्या हो गया, मोड़ हमारा मूल धातु हो गया और ना हमारे पास क्या हो गई, क्रिया हो गई, दोनों को मिला देंगे तो मोड़ना हो जाएगा। गुजरना में मेरे भाई गुजर हमारा मूल धातु है और ना हमारी क्रिया, दोनों को मिला देंगे तो गुजरना बन जाएगा। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो बोलोगे हाँ भैया हमको समझ में आ रही है कि जब भी मूल धातु में यदि हम ना जोड़ देते हैं तो हमारे पास जो निर्माण होता है वो हमारे पास क्रिया का निर्माण होता है। ठीक है, कितना आसान है मेरे भाई। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो हमारा एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। मेरे भाई 90% छात्र जो होते हैं ना इसी में फेल हो जाते हैं कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया क्या होती है, तो हम उसके बारे में सीखेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले इसे मेरे भाई क्रिया की बेसिक है, इसे जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया तो बोलोगे हाँ भैया बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। आगे देखिए मेरे भाई, क्रिया के कुछ बहुत सारे रूप होते हैं, अलग अलग तरीके से हम क्रिया को अलग अलग जगह पे यूज करते हैं, लेकिन उसी के अनुसार मेरे भाई हम यहाँ पे सीखेंगे कि मूल धातु से क्रिया कैसे बनाते हैं। ये तो हमने सीख लिया मेरे भाई। हम क्रिया से प्रथम पीढ़ार्थक क्रिया कैसे बनाएंगे और प्रथम पीढ़ार्थक से द्वितीय पीढ़ार्थक क्रिया कैसे बताएंगे मेरे भाई। जो ये चार्ट आप देख लोगे ना, यकीन मानना कभी भी आपको प्रथम पीढ़ार्थक और द्वितीय पीढ़ार्थक क्रिया में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्लास आपके लिए भले ही नहीं लग रही है मेरे भाई, लेकिन यकीन मानना जब आप एक बार इसको सीख लोगे ना तो आपके लिए ये बेहद आसान हो जाएगी। ठीक है, ध्यान देना मेरे भाई। अच्छा हाँ, आप ये बना के दिखाओ, एक सिंपल सा बना के दिखाओ कि मूल धातु से क्रिया हम कैसे बना सकते हैं। आप बोलोगे भैया कि पढ़ में ना जोड़ दो तो क्रिया बन जाएगी, तो क्या बन जाएगी मेरे भाई, पढ़ में ना जोड़ दोगे तो पढ़ना हो जाएगी, और पढ़ना हमारी क्या कहलाती है, एक क्रिया कहलाएगी। अच्छा, लिख का क्रिया बनाना हो तो कैसे बनाए, मूल धातु में ना जोड़ दो, तो आप बोलोगे भैया क्या हो जाएगा, लिखना हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह देख का यदि मुझे क्रिया बनाना है तो क्या हो जाएगा, आप सब लोग एक बार मन में बोलते रहना, देखना हो जाएगा। मांग से क्या हो जाएगा, मांगना हो जाएगा। ठीक है, अच्छा भूल से क्या होगा, आप सभी लोग बोलिएगा, भूलना हो जाएगा। ठीक है, नाच से क्या होगा, नाचना हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चढ़ से क्या होगा, तो आप सभी को पता है चढ़ से क्या होगा, मूल धातु में ना जोड़ देंगे तो चढ़ना हो जाएगा। खा से क्या होगा, खाना हो जाएगा। ठीक है, पी से क्या होगा मेरे भाई, पीना हो जाएगा। सो से क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा। और रो से क्या हो जाएगा मेरे भाई, ना जोड़ देंगे तो रोना हो जाएगा। और दौड़ से क्या हो जाएगा, दौड़ना हो जाएगा। तो मेरे भाई ये जितना भी चीज मैं लिखा हूं ना ये क्रिया है। आप ये क्रिया से प्रथम पीढ़ार्थक क्रिया कैसे बनाओगे, द्वितीय पीढ़ार्थक क्रिया कैसे बनाओगे, पहले हम इसके बारे में सीखेंगे कि प्रथम पीढ़ार्थक क्रिया कहते किसको है। मेरे भाई ध्यान से देखना, प्रथम पीढ़ार्थक क्रिया उसे कहते हैं जब आपकी मौजूदगी में कार्य किया जा रहा हो। जैसे ध्यान से देखना, यहां पे ऐसे लिख देना, आपकी मौजूदगी में, आपकी मौजूदगी में, मौजूदगी में, आपकी मौजूदगी में कार्य किया जा रहा। जैसे मेरे भाई ध्यान से देखना, पढ़ना का प्रथम पीढ़ार्थक अभिक्रिया क्या बन सकती है, पढ़ना का मतलब पढ़ाना। आपने बच्चों को पढ़ाया, आपने बच्चों को पढ़ाया, तो पढ़ाना मेरे भाई क्या है, आपकी मौजूदगी में आप कार्य कोई कर रहे हो, आपकी मौजूदगी में कोई कार्य कर रहे हो। ठीक है, जैसे लिखना का क्या होगा, लिखाना, मैंने राम से पत्र लिखाया, तो ये क्या होगा मेरे भाई, लिखाना। क्या होगा, लिखाना। तो मेरे भाई आपके कार्य के, आपके मौजूदगी में मेरे भाई आप काम किसी और से करवा रहे हो, आपकी मौजूदगी में कोई काम हो रहा है तो वो हमारा कहलाएगा प्रथम पीढ़ार्थक क्रिया। ध्यान से देखना, देखना का क्या होगा, दिखाना। क्या होगा, दिखाना। ठीक है, आपकी मौजूदगी में कोई कार्य कर रहे हो, जैसे किसी को आप अपनी जमीन दिखा रहे हो तो आप वहां पे देखना नहीं कहोगे, ये देखो मेरी जमीन, देखना नहीं, आप क्या कर रहे हो, उस व्यक्ति को दिखा रहे हो, तो आपकी मौजूदगी में वो कार्य हो रहा है मेरे भाई, इसलिए क्या कहोगे, दिखाना। जैसे मांगना, तो क्या होगा, मांगना। मांगना क्या है, क्रिया है, और हमारे पास आपकी मौजूदगी में यदि कोई कार्य हो रहा है तो इसको कहेंगे मंगाना। क्या होगा, मंगाना।
ठीक है, ध्यान देना इस बात का। अच्छा, भूलना से क्या होगा? भुलाना। क्या होगा? भुलाना। आपको सारी यादें क्या करनी होगी? भुलानी पड़ेगी। इसका मतलब है आपकी मौजूदगी में क्या हो रहा है। देखो, नाचना तो हमारा क्रिया हो गया, लेकिन यही हम कहेंगे नचाना, तो मतलब आपकी मौजूदगी में आप कार्य कर रहे हैं, तो ये होगा नचाना। ठीक है। चढ़ना का क्या होगा? चढ़ाना। मतलब आप तो चढ़ ही रहे हो, लेकिन किसी और को भी अपने साथ चढ़ा रहे हो, इसलिए कहोगे मेरे भाई चढ़ाना। अच्छा हाँ, देखो, खाना, खाना का क्या बनेगा? और पीना का क्या बनेगा? सोना का क्या बनेगा? रोना का क्या बनेगा? दौड़ना का क्या बनेगा? ठीक है, देखो, खाना का बनेगा खिलाना। आप अपने मौजूदगी में किसी को खिला रहे हो, तो ये हो जाएगा खिलाना। ठीक है। अब पीना का क्या होगा? पिलाना। क्या होगा मेरे भाई? पिलाना होगा। आप अपने मन में मेरे भाई सोचोगे ना, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, सोना का क्या होगा? तो सोना का सोनाना नहीं होगा, सोनाना नहीं होगा मेरे भाई, सोना का होगा सुलाना। तो आप अपने मौजूदगी में किसी को सुला रहे हो, तो ये हो जाएगा मेरे भाई सुलाना। ठीक है, ठीक है। और रोना का क्या होगा? तो रोना का क्या होगा? रोना या रोनाना नहीं होगा, बल्कि रुलाना होगा। रोना का क्या होगा? रुलाना होगा। ठीक है। और दौड़ना का क्या होगा? तो दौड़ना का मेरे भाई हम यहाँ पे लिख देंगे दौड़ाना होगा। आपकी मौजूदगी में कार्य हो रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? दौड़ाना होगा। तो मेरे भाई आपको समझ में आ रहा है कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होती है? आपकी मौजूदगी में यदि कार्य होता है तो वो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे पढ़ना का पढ़ाना, लिखना का लिखाना, देखना का दिखाना, मंगना का मंगाना, भूलना का भुलाना, नाचना का नचाना, चढ़ना का चढ़ाना, खाना का खिलाना, पीना का पिलाना, सोना का सुलाना, रोना रुलाना, दौड़ना को दौड़ाना। तो ये मेरे भाई आपके मौजूदगी में आपका कोई कार्य होता है तो वो प्रथम प्रेरणार्थक अभिक्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जब आप कोई कार्य किसी और से करवाते हो। आप यहां पे छोटा सा पॉइंट लिखना, ठीक है, ऐसे बना के सत्य लिखना, आप अपना कार्य किसी और से करवाते हो। ऐसे लिख देना मेरे भाई, आप अपना कार्य किसी और से करवाते हो। जैसे पढ़ाना, पढ़ाना का मेरे भाई क्या होगा? पढ़वाना। क्या होगा? पढ़वाना। तो आप कार्य नहीं कर रहे हो मेरे भाई, किसी और से करवा रहे हो, इसलिए पढ़ना का क्या हो जाएगा? पढ़वाना हो जाएगा। ठीक है। लिखना का क्या होगा मेरे भाई? लिखवाना। आप नहीं लिख रहे हो, लेकिन किसी और से लिखवा रहे हो, इसलिए क्या होगा? लिखवाना हो जाएगा। इसको कहेंगे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। देखना का क्या होगा मेरे भाई? दिखलाना। क्या होगा? दिखलाना। अपने नहीं दिखा रहे हो, बल्कि किसी और से क्या कर रहे हो? दिखला रहे हो, इसलिए कहेंगे दिखलाना। अच्छा, मांगना का मेरे भाई अपने मन में सोचो क्या होगा? भूलना का क्या होगा मेरे भाई? अपने मन में सोचो क्या होगा? नाचना का क्या होगा? मैं चढ़ना का बताता हूं। ठीक है। चढ़ना का क्या होगा? चढ़वाना। क्या होगा? चढ़वाना होगा। ठीक है। खिलाना का क्या होगा? खिलवाना। आपने खाना किसी को खिलवाया है। ठीक है। क्या होगा? खिलवाना। इसमें वाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में मेरे भाई हमेशा ध्यान देना, वाना प्रत्यय लगता है। ठीक है। पिलाना का क्या होगा? आपने किसी को पानी पिलवाया है। ठीक है, तो पिलवाना। ठीक है। सुलाना का क्या होगा? सुलवाना। सुलवाना। हमेशा ध्यान देना मेरे भाई, अंत में वाना लगना चाहिए। ठीक है। रुलाना का क्या होगा? रुलवाना। आपने किसी को रुलवा दिया है। ठीक है, क्या होगा? रुलवाना होगा। दौड़ना का क्या होगा? दौड़वाना। आपने किसी को दौड़वाया है, तो आपके कार्य की मौजूदगी में नहीं हो रहा है, बल्कि किसी और के कार्य की मौजूदगी में हो रहा है वो कार्य, इसलिए वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे मांगना का क्या होगा? मंगवाना। मंगवाना। ठीक है। भूलना का क्या होगा? भूलवाना। ठीक है, क्लियर हो रहा है मेरे भाई। नाचना का क्या होगा? नचवाना। तो आपकी कार्य की मौजूदगी में नहीं हो रहा है, बल्कि किसी और से यदि कार्य करवाते हो तो वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ऐसा मैं आप इसलिए प्रैक्टिस कर रहा हूं मेरे भाई कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि मूल धातु क्या होती है, क्रिया क्या होती है, और प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, और इनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है मेरे भाई। कोई सा भी आप एक शब्द लेके देखो, जैसे मान लो यहाँ नाच है, यहाँ नाचना है, यहाँ नचाना है, यहाँ नचवाना है, तो आप इनके शब्दों को प्रयोग करके एक बार देखिए। जैसे देखिए, नाच क्या है? नाच हमारा एक ऐसा शब्द है जो इससे छोटा हो ही नहीं सकता। आप इसमें चौ को मिटा के देखो, ना कोई शब्द है? नहीं है। चौ कोई शब्द है? नहीं है। जब दोनों को मिला देंगे तो शब्द कहलाएगा नाच। इस नाच में ना जोड़ देंगे तो ये क्रिया हो जाएगी। ठीक है। यही नाचना यदि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर आएगी, इसका मतलब है कि इस नाचना में यदि कोई व्यक्ति को शामिल कर दिया जाएगा तो उसे कहेंगे नचाना। एक व्यक्ति नचाना, बंदर को नचाना चाह रहा है, मतलब उस व्यक्ति के मौजूदगी में बंदर नाच रहा है। यदि इस व्यक्ति कोई तीसरे से नचवा रहा है, जैसे मान लो कि
एक व्यक्ति मदारी को पैसे देके बंदर को नचवा रहा है। तो मतलब क्या है, नचवाना क्या हो गया मेरे भाई, किसी अन्य व्यक्ति से यानी किसी तीसरे व्यक्ति से कार्य किया जाता है, इसलिए वहां पे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो मेरे भाई इतना आप मेरे भाई हमेशा ध्यान देना कि क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, ये 3 प्रकार की क्रिया के रूप होते हैं। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे मेरे भाई कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। ध्यान देना मेरे बातों को। ठीक है, आगे देखिए मेरे भाई, यहां से हमारे क्रिया के भेद चालू हो जाते हैं। तो क्रिया के भेद कई तरीकों से होते हैं। कर्म के आधार पे क्रिया के कितने भेद होते हैं, संरचना के आधार पे क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो कर्म के आधार पे जो क्रिया के भेद होते हैं वो 2 होते हैं, संरचना के आधार पे क्रिया के जो भेद होते हैं वो 5 होते हैं। तो हम अभी सीखेंगे कि कर्म के आधार पे क्रिया के भेद कितने होते हैं। मेरे भाई ध्यान से देखना, ऐसे आप लिखना, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं मेरे भाई, 2 होते हैं। इन्हीं दोनों को मेरे भाई कहते हैं क्रिया का मुख्य भेद। क्रिया का मुख्य भेद कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, क्रिया का मुख्य भेद कहते हैं। ये जो 2 है ना, इन दोनों में मेरे भाई कौन कौन से आते हैं। एक है हमारे पास अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया आप अंग्रेजी पढ़ते हो मेरे भाई, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। उसी तरह यहां पे अकर्मक क्रिया और यहां पे आती है सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। ठीक है, यदि मेरे भाई इसको यदि तोड़ के देखो ना अकर्मक को, तो इसमें मिलेगा अधन कर्म, जिसमें कर्म की आवश्यकता न हो, जैसे अविश्वास, तो जिसमें विश्वास न हो। तो अकर्म का मतलब हुआ जिसमें कर्म की आवश्यकता न हो। सकर्म का मतलब, स प्लस कर्म मतलब जिसमें कर्म की आवश्यकता हो। ठीक है, जैसे यहां पे कह सकते हैं कि कर्म के बिना, अकर्म का मतलब हो गया कर्म के बिना, ऐसे बना देना मेरे भाई। अकर्म का मतलब क्या हो गया कि कर्म के बिना, कर्म के बिना। और सकर्म का मतलब हो गया कि कर्म के साथ, कर्म के साथ। इसका मतलब हुआ कि कर्म की अपेक्षा नहीं होती है। क्या कहना मेरे भाई, कर्म की अपेक्षा नहीं होती है, अपेक्षा नहीं होती है, कर्म की अपेक्षा नहीं होती है। और कर्म के साथ मतलब इसमें कर्म की अपेक्षा होती है, इसमें कर्म की अपेक्षा होती है। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको पूरा जब बताऊंगा, जब आपको उदाहरण, तो मेरे भाई आपको वहां पे सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, कर्म के बिना कर्म की अपेक्षा नहीं होती है, कर्म के साथ इसमें कर्म की अपेक्षा होती है। मैं आपको जब एक ही 2 सेंटेंस लिखवाऊंगा ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि भैया आपने ये क्या क्या चीजें लिखवाया है। ठीक है, एक चीज और लिखना मेरे भाई, इसमें हमेशा ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे भाई, इससे ढेर सारे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या लगाने पर, इसमें क्या लगाने पर उत्तर नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। ठीक है, और मेरे भाई इसमें क्या होता है, सकर्मक क्रिया में इसमें क्या लगाने पर, इसमें मेरे संग आप लोग लिखना, क्या लगाने पर उत्तर मिलता है। ठीक है, इसी ध्यान से देखना मेरे भाई कि सकर्मक क्रिया में मेरे भाई क्या होता है, इसमें क्या लगाने पर उत्तर मिलता है, इसमें क्या लगाने पर उत्तर नहीं मिलता है। मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहता हूं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मेरे भाई, उदाहरण ले रहा हूं। ठीक है, कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, और यहां पे लिख रहा हूं कि माली फूल तोड़ रहा है। अब ये 2 सेंटेंस हमारे पास है, 2 वाक्य हैं। इन दोनों वाक्यों में मेरे भाई आपको छांटना है कि कौन सा सकर्मक क्रिया, कौन सा कर्मक क्रिया है। अब मेरे भाई ध्यान से देखना, इसमें काम कौन कर रहा है मेरे भाई, कर्ता उसे कहते हैं जो काम कर रहा है। तो उड़ने का काम कौन कर रहा है मेरे भाई, पक्षी। तो पक्षी हमारी क्या हो गई, कर्ता हो गई। ठीक है, कर्ता उसे कहते हैं जो कार्य को करता है। उड़ना क्या हो गया मेरे भाई, क्रिया हो गई। उड़ना क्या हो गई मेरे भाई, क्रिया हो गई। हमने आपसे क्या कहा कि इसमें क्या लगाने पर उत्तर नहीं मिलता है, किसके संग, कर्ता के संग। किसके संग मेरे भाई, कर्ता के संग। आकाश क्या हो गई, आकाश हमारा कर्म हो गया।
अगर आप ये प्रश्न ऐसे बोलोगे कि आकाश में क्या उड़ रहे हैं, तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। लेकिन मेरे भाई आकाश हमारा क्या है, कर्म है। आकाश हमारा क्या है, कर्म है। तो कर्म के साथ क्या नहीं लगाना है मेरे भाई, कर्म के साथ क्या नहीं लगाना है, बल्कि कर्ता के संग क्या लगाना है। तब आपको यदि उत्तर मिल गया तो मेरे भाई वो सकर्मक क्रिया, अगर उत्तर नहीं मिला तो अकर्मक क्रिया। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं सोचना है मेरे भाई। मैं आपसे फिर से कर रहा हूं, कर्ता के संग प्रश्न लगाने पर यदि उत्तर मिल गया तो वो सकर्मक क्रिया, उत्तर नहीं मिला तो अकर्मक क्रिया। सिंपल सी बात है। जैसे ध्यान से देखो, यदि यहीं पे प्रश्न लगा के पूछो कि पक्षी क्या उड़ रहे हैं, पक्षी क्या उड़ रहे हैं, इसका उत्तर मिल रहा है पक्षी। अगर मैं आपसे कहूं कि पक्षी कहां उड़ रहे हैं, तो आप बता दोगे कि पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं या आकाश में उड़ रहे हैं। लेकिन पक्षी क्या उड़ रहे हैं, इसका उत्तर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यह जो क्रिया है, ये कौन सी क्रिया कहलाएगी, अकर्मक क्रिया कहलाएगी। ठीक, माली फूल तोड़ रहा है, तो तोड़ने का काम कौन कर रहा है, माली। तो जो कार्य को करता है वो मेरे भाई कर्ता कहलाता है। तोड़ना क्या हो गया मेरे भाई, क्रिया हो गया। ठीक है, और फूल हमारा क्या हो गया, कर्म हो गया। ठीक है, अब इसको बोल के एक बार देखो, माली क्या तोड़ रहा है, उत्तर मिल रहा है कि नहीं, तो बोलोगे भैया हाँ, माली फूल तोड़ रहा है। माली क्या तोड़ रहा है, तो माली फूल तोड़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे उत्तर मिल रहा है। इसका मतलब यह जो क्रिया कहलाएगी, सकर्मक क्रिया कहलाएगी। कौन सी क्रिया कहलाएगी, सकर्मक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, बात समझ में आई आपको, तो बोलोगे हाँ भैया अच्छे तरीके से समझ में। मैं आपको और भी एक दो एग्जांपल दिखा देता हूं ताकि आपको और भी कॉन्फिडेंस लगे कि नहीं भैया सकर्मक क्रिया क्या होती है और अकर्मक क्रिया क्या होती है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, सबसे बढ़िया एग्जांपल है मेरे भाई। वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं। ठीक है, अध्यापक, ठीक है, अध्यापक किताब पढ़ाता है, अध्यापक किताब पढ़ाता है। अब मेरे भाई समझो कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया है। अब भी एक बार मेरे भाई समझ लो। अच्छा, इसमें देखो मेरे भाई, कौन पढ़ाता है मेरे भाई, मतलब पढ़ा कौन रहा है मेरे भाई, अध्यापक। तो कर्ता कौन हो गया मेरे भाई, अध्यापक। पढ़ाना क्या हो गया मेरे भाई, क्रिया। पढ़ाना क्या हो गया मेरे भाई, क्रिया हो गई। अध्यापक हमारे पास क्या हो गया मेरे भाई, कर्ता हो गया। और जो किताब हो गया मेरे पास, ये मेरे भाई कर्म हो गया। तो क्या इसका उत्तर मिल रहा है, अध्यापक क्या पढ़ाता है। मैंने क्या कहा कि इसमें क्या लगाने पर उत्तर मिलता है, जिसमें उत्तर मिलता है वो हमारा सकर्मक क्रिया कहलाएगा। यानी अध्यापक क्या पढ़ाता है, इसका मतलब किताब पढ़ाता है, उत्तर मिल रहा है। इसलिए मेरे भाई आप सभी लोग बोल दोगे कि कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ पे मेरे भाई ध्यान से देखो, इसमें कर्ता क्या है, सबसे पहले ढूंढने की ये आपको जिद होनी चाहिए कि मेरे भाई इनमें कर्ता क्या है, वृक्ष करता है कि पत्ते करता है। तो गिरने का काम कौन कर रहा है मेरे भाई, गिर कौन रहा है, कार्य कर रहा है पत्ता। तो पत्ता हमारा कर्ता कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, कर्ता कहलाएगा। और गिरना क्या होगा हमारा पास, क्या होगा, गिरना हमारा क्या होगा, क्रिया कहलाएगी। अब यहां से बना के देखते हैं कि क्या लगाने पर उत्तर मिल रहा है। पत्ता क्या गिर रहा है, उत्तर मिल रहा है मेरे भाई, नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरे भाई ये हमारा क्या कहलाएगा, अकर्मक क्रिया। एक बार मन में सोच के देख लो मेरे भाई कि इसका उत्तर मिल रहा है, पत्ता क्या गिर रहा है, तो इसका उत्तर नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारा क्या कहलाएगा, अकर्मक क्रिया। और जिसमें उत्तर मिल रहा है वो हमारा सकर्मक क्रिया कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। ध्यान से देखना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, एक अकर्मक क्रिया, एक सकर्मक क्रिया। अकर्मक मतलब जिसमें कर्म के बिना कर्म की अपेक्षा नहीं होती है, कर्म के साथ मतलब इसमें कर्म की अपेक्षा होती है। एग्जाम्पल में मैंने आपके सामने लिया है कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, यदि क्या लगाने पर कर्ता के संग उत्तर मिल गया तो वो सकर्मक क्रिया, नहीं मिला तो अकर्मक क्रिया। जैसे यहाँ पे पक्षी क्या उड़ रहे हैं, उत्तर नहीं मिला इसलिए अकर्मक क्रिया। पत्ते क्या गिर रहे हैं, तो ये मेरे भाई क्या हो गया, कर्मक क्रिया। माली फूल तोड़ रहा है, माली क्या तोड़ रहा है, तो ये मेरे भाई फूल तोड़ रहा है इसलिए सकर्मक क्रिया। और अध्यापक क्या पढ़ा रहा है, इसका मतलब किताब पढ़ा रहा है, यानी ये कौन सी क्रिया, सकर्मक क्रिया कहलाएगी। क्लियर हो यहाँ तक, बोलोगे हाँ। मैं आपको दो तीन और प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ मेरे भाई, आप इसमें बताना कि कौन सी अकर्मक क्रिया कौन सी सकर्मक क्रिया है। ठीक है, देखिए। ठीक है, देखो मेरे भाई आपके सामने मैं बस सिर्फ 5 ही दिया हूं, ऐसे वाक्य दिया हूं जो मेरे भाई आप इसे ढूंढ सकते हो कि ये अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक क्रिया। ठीक है, एक बार इसे बनाने की कोशिश करो मेरे भाई, आप ये देखो कि मुझे अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया कितनी आती है। ठीक है, ध्यान देना मेरे भाई। ठीक है, सबसे पहले देखो मेरे सामने राम बाजार जा रहा है, मेरे हाथ खुजलाते हैं, राम रस्सी पर कूद रहा है, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, बादल बरस रहा है। अब इसमें ये देखोगे मेरे भाई, राम कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है। ठीक है,
तो जाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो राम हमारा कर्ता हो गया। और जा रहा है तो इसका मतलब ये हमारा क्रिया हो गई। अब इसमें हम प्रश्न करके देखते हैं, राम क्या जा रहा है? उत्तर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, इसलिए अकर्मक क्रिया हो गई। यदि मैं यहाँ पे प्रश्न करता कि राम कहाँ जा रहा है, तो उत्तर मिल जाता बाजार जा रहा है। लेकिन मैं क्या लगा के प्रश्न करूंगा कि राम क्या जा रहा है, इसका उत्तर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये जो है, ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। मेरे हाथ खुजलाते हैं, तो खुजलाने का काम कौन कर रहा है? मेरे हाथ। और क्रिया क्या है? खुजलाते हैं। अब इसका प्रश्न करके देखो मेरे भाई, मेरे हाथ क्या खुजलाते हैं, इसका उत्तर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है मेरे भाई। तो ये क्या कहलाएगी? अकर्मक क्रिया। क्या कहलाएगी मेरे भाई? अकर्मक क्रिया। देखो यहाँ पे, राम रस्सी पर कूद रहा है। राम रस्सी पर कूद रहा है। कूदने का काम कौन कर रहा है मेरे भाई? राम कर रहा है। कहाँ कूद रहा है? रस्सी पर कूद रहा है। तो ये कूदना हमारा क्रिया हो गई। प्रश्न लगा के देखो, राम क्या कूद रहा है? उत्तर नहीं मिल रहा है। अरे भाई, रस्सी पर, इसका मतलब कहाँ लगाओगे तब इसका उत्तर मिलेगा। राम कहाँ कूद रहा है, तब यहाँ पे उत्तर आएगा रस्सी पर। लेकिन क्या लगाओगे तो उत्तर नहीं मिलेगा, इसलिए ये भी हमारे क्या कहलाएगी? अकर्मक क्रिया। ठीक है। गाड़ी कौन चला रहा है? ड्राइवर। ड्राइवर गाड़ी चलाता है। ठीक है, ड्राइवर क्या चलाता है, तो इसका उत्तर मिल गया कि नहीं, ड्राइवर गाड़ी चलाता है। इसका मतलब ये क्या है? हमारा सकर्मक क्रिया है। बात समझ में आ रही है? तो बोलोगे हाँ भैया। अगला देखो मेरे भाई, बादल बरस रहा है। अब इसमें कर्म ही नहीं है, तो आप लगा के पूछोगे कहा मेरे भाई, कौन बरसने का काम कौन कर रहा है? बादल बरस रहा है। तो बादल क्या बरस रहा है? आप इसमें प्रश्न लगा के देखो। देखो, बरस रहा हमारा क्रिया हो गई। तो बादल क्या बरस रहा है? अरे वो खुद ही तो बरस रहा है, इसमें कर्म मिली ही नहीं है। जब हमको कर्म नहीं प्राप्त हुआ तो मेरे भाई ये क्या होगा? बिना कर्म का क्या कहलाएगा? अकर्मक क्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी मेरे भाई? अकर्मक क्रिया कहलाएगी। तो ये 5 उदाहरण मेरे भाई इसको लिखिए। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है। ठीक है, देखिए। ठीक है, अगली हेडिंग मेरे संग लिखिएगा मेरे भाई, सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये जो मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं ना, इस हिंदी के क्लास से आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। आपके पास कितना भी बड़ा से बड़ा एग्जाम हो, तो सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं मेरे भाई? 2 होते हैं। ठीक है, सकर्मक क्रिया का जो पहला भेद होता है वो एक, ठीक है, एक कर्मक सकर्मक क्रिया, और जो दूसरा भेद होता है मेरे भाई उसको कहते हैं द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, जिसमें एक कर्म हो उसे एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं, जिसमें 2 कर्म हो उसे द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे हरीश सेव खाता है। हरीश सेव खाता है। ठीक है, हरीश सेव खाता है। आप इसमें ध्यान से देखोगे मेरे भाई, खाने का काम कौन कर रहा है? हरीश कर रहा है। तो जो खाने का काम कर रहा है वो मेरे भाई क्या कहलाएगा? कर्ता कहलाएगा। और खाता है, खाता हमारा क्या है मेरे भाई? क्रिया है। और जो बच गया हमारे पास सेव है, तो ये सेव क्या खाता है मेरे भाई? सेव खाता है। तो सेव हमारा क्या हो गया मेरे भाई? कर्म हो गया। तो यहाँ पे हमारे कर्म की संख्या कितनी है? 1 है। जब कर्म की संख्या 1 है तो इसे कहेंगे एक कर्मक सकर्मक क्रिया। जब कर्म की संख्या 1 है तो इसे कहेंगे एक कर्मक सकर्मक क्रिया। ठीक है, आगे देखो। आगे देखो, महेश ने छात्रों को हिंदी पढ़ाया। महेश ने छात्रों को हिंदी पढ़ाया। तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? महेश कर रहा है, इसलिए महेश हमारा क्या कहलाएगा? कर्ता कहलाएगा। ठीक है, अच्छा हाँ, पढ़ाने का काम क्या कहलाएगा मेरे भाई? ये क्रिया कहलाएगी। अब इसमें कर्म कितने हो गए? तो छात्र भी हमारा कर्म होगा। ठीक है, और हिंदी भी हमारे क्या होगी? कर्म होगी। जो ये दूसरा वाला कर्म होता है मेरे भाई, ये मुख्य कर्म होता है। ठीक है, ये इसे कहते हैं मुख्य कर्म। अब इसके बारे में ध्यान नहीं देना। तो जब 2 कर्म मेरे भाई आपस में आ जाए तो इसको कहते हैं द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं? द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरे भाई? ये तो बिल्कुल आसान है कि एक कर्म आए तो एक कर्मक सकर्मक क्रिया, 2 ठो कर्म आए तो द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, आप मेरे संग एक और एग्जाम्पल लिखिएगा मेरे भाई। ठीक है, यही पे मैं आप एग्जाम्पल लिखता, जैसे मान लो महेश ने छात्रों को पढ़ाया। महेश ने छात्रों को पढ़ाया। तो आप इसमें ये चीज देखोगे मेरे भाई
कि महेश पढ़ाने का काम कौन कर रहा है मेरे भाई? महेश। तो महेश हमारा क्या हो गया? कर्ता हो गया। पढ़ाया क्या हो गया मेरे भाई? क्रिया हो गया। ठीक है। और किसको पढ़ा रहा है मेरे भाई? छात्रों को। तो छात्र हमारा क्या हो गया मेरे भाई? कर्म हो गए। कर्ता क्रिया कर्म हो गए। तो कितने कर्म है मेरे भाई? एक कर्म है। और यहीं पे मैं आपको एक सामने एक और दे दूं कि किराएदार ने, राम ने, ऐसे लिखो, राम ने किराएदार को मकान दिया। मकान दिया। राम ने किराएदार को मकान दिया। तो मेरे भाई जो देने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, इसलिए राम हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? कर्ता हो जाएगा। और दिया हमारे पास क्या होगा मेरे भाई? क्रिया हो जाएगी। ठीक है। देना क्या होगा? क्रिया हो जाएगी। अब किराएदार हमारे पास क्या होगा मेरे भाई? कर्म होगा। और मकान भी क्या होगा मेरे भाई? कर्म होगा। ठीक है। हाँ, आप ये समझना चाहते हो मेरे भाई तो मैं आपको ये भी समझा देता हूं कि जो आगे वाला होता है ये सजीव होता है, जो पीछे वाला कर्म होता है ये निर्जीव होता है। ठीक है। कोई भी सेंटेंस आप अपने मन में ले लो, कोई भी आप अपने मन में वाक्य ले लो मेरे भाई, आगे वाला सजीव होगा, पीछे वाला निर्जीव होगा। आगे वाला सजीव होगा यानी छात्र क्या होगा? सजीव होगा। हिंदी क्या होगा? निर्जीव होगा। ठीक है। ध्यान देना, हमेशा ध्यान देना। जैसे मैंने सीता से गाना गवाया, तो मेरे भाई सीता क्या हो जाएगी? सजीव हो जाएगी। गाना क्या हो जाएगा? निर्जीव हो जाएगा। ठीक है। सजीव किसे कहते हैं? जो लिविंग है, जो जी रहा, जिसमें सांस चल रही हो। निर्जीव का मतलब हो गया नॉन लिविंग, जिसमें सांस नहीं चल रही हो। तो हमेशा आगे वाला मेरे भाई सजीव होता है, पीछे वाला निर्जीव होता है। इस बात का आप लोग ध्यान देना। तो ये सकर्म क्रिया के कितने हो गए? भेद हो गए। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मेरे भाई कि प्रयोग के आधार पे क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो प्रयोग के आधार पे क्रिया 5 प्रकार की होती है। और ये पांचों प्रकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पांचों प्रकार को मेरे भाई जितना भी पढ़ाऊंगा उसे एकदम ध्यान से पढ़ना। ठीक है। देखिए, ठीक है। तो आप लोग मेरे भाई साथ में मेरे संग लिखना कि संरचना के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं मेरे भाई? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहली कौन सी क्रिया मेरे भाई? तो पहली है पूर्वकालीन क्रिया। कौन सी क्रिया है? पूर्वकालीन क्रिया। ठीक है। आपके पास जब ये सिस्टम से नोट्स रहेगा मेरे भाई ना, तो आप इसे याद करने के लिए बिल्कुल आसान होगा, इसलिए मैं आपको ऐसा लिखवा रहा हूं। फिर दूसरी है प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरी है प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। तीसरी है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। चौथी है हमारे पास कृदंत क्रिया। कौन सा है? कृदंत क्रिया। ठीक है। पांचवी हमारे पास क्या है? पूर्वकालीन अभिक्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, संयुक्त क्रिया। चौथी कौन सी है? संयुक्त क्रिया। तो मेरे भाई पहला हेडिंग डालना पूर्वकालीन क्रिया। कौन सा? पूर्वकालीन क्रिया। ठीक है। देखो, पूर्वकालीन क्रिया में होता क्या है मेरे भाई कि जब एक कार्य समाप्त होकर जब अगला कार्य आने वाला होता है तो हमारा पूर्वकालीन क्रिया कहलाता है। जैसे मैं उठकर सो गया, एक काम किया उठने का, फिर सो गया, दूसरा काम हो गया। मैं खाना खा के चल गया, मतलब खाना भी खाया चला भी गया। तो एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होती है, उसे हम कहते हैं पूर्वकालीन क्रिया। ठीक है। तो मेरे संग आपको यही लिखना है मेरे भाई कि पूर्वकालीन क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है। जब एक कार्य के बाद दूसरे कार्य का होना पाया जाए। ठीक है। जब एक कार्य के बाद दूसरे कार्य का होना पाया जाए, जैसे उदाहरण में मेरे भाई आप लिख लेना कि हरीश पढ़कर चला गया। अब इसमें मेरे भाई आप ये देखोगे कि यहां पे पढ़ना भी है और यहां पे चलना भी है, दोनों क्रिया है कि नहीं है? तो ये जो पहली वाली क्रिया है ये पूर्वकालीन क्या कहलाएगी? पूर्वकालीन शब्द कहलाएगी। और इसी क्रिया को मेरे भाई पूर्वकालीन शब्द भी कहते हैं या पूर्वकालीन क्रिया भी कहते हैं। जो पहले कार्य होता है, पहले पढ़ा है कि पहले चला है? तो पहले पढ़ा है फिर उसके बाद चला है, इसलिए पूर्वकालीन शब्द या पूर्वकालीन क्रिया कहलाएगी। पूर्वकालीन क्रिया कहलाएगी। ठीक है। ध्यान देना पाए इस बात को। मैं आपको और भी एग्जांपल लिखवा देता हूं, जैसे ध्यान से देखना। जैसे सीता, ठीक है, खाकर सीता खाकर पढ़ने लगी। सीता
खाकर पढ़ने लगी, तो पहले खाना खाएगी, पढ़ने लगी तो पहले खाई, इसलिए जो खाकर है वो पूर्णकालीन क्रिया कहलाएगी। पहला कार्य ये हुआ, फिर दूसरा कार्य पढ़ना हुआ। मेरे भाई पहला कार्य क्या हुआ, ये वाला हुआ, दूसरा कार्य क्या हुआ, पढ़ना वाला हुआ। ठीक है, आगे देखिए, वह चाय पीकर सो गया, वह चाय पीकर सो गया। तो यहाँ पे आपको दो कर्म देखने को मिल रहे हैं, दो कार्य देखने को मिल रहे हैं मेरे भाई। कौन कौन सा कार्य, पहले तो वो चाय पिया फिर सो गया, तो जो आगे वाला है ये हमारा पूर्वकालीन क्रिया कहलाएगा और पीछे वाली सिर्फ हमारी क्रिया कहलाएगी। ठीक है, ध्यान देना। तो हमेशा देखना कि जो पहला वाला कार्य होता है वो पूर्वकालीन शब्द होता है या पूर्वकालीन क्रिया कहलाती है, और पीछे वाला हमारा एक क्रिया होती है सिर्फ। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? तो बोलोगे हाँ भैया हमको ये समझ में आ गया। मेरे भाई बिल्कुल आसान है। पूर्वकालीन क्रिया किसे कहते हैं, जब एक कार्य के बाद दूसरे कार्य के प्रारंभ होती है तो वहां पे पूर्वकालीन क्रिया होती है। ठीक है, जैसे मैं पढ़कर सो गया, मैं वीडियो बना के बंद कर दिया, हरीश पढ़कर चला गया, सीता खाकर पढ़ने लगी, वह चाय पीकर सो गया। तो ये है मेरे भाई पूर्वकालीन क्रिया। हो गया क्लियर? आगे देखो मेरे भाई, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। देखिए, ठीक है, अगला चीज देखो मेरे भाई, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना मेरे भाई, क्या है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा हेडिंग डालना है इसे। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया। मेरे भाई प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, जब अपना कार्य किसी और से करवाया जाए, किसी और से करवाया जाए, करवाया जाए। जब मेरे भाई जब हम अपना काम किसी और से करवाते हैं ना तो वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे मेरे भाई मालिक ने माली से फूलों में पानी डलवाया, तो अपने काम नहीं किया बल्कि किसी और से करवाया। ठीक है, मैंने आपसे पत्र लिखवाया, तो मैं काम नहीं किया बल्कि आपसे करवाया, इसलिए मतलब ये हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे अध्यापक ने बच्चों से साफ सफाई करवाया, तो अध्यापक ने काम नहीं किया बल्कि बच्चों से करवाया, इसलिए वो क्रिया क्या कहलाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, ध्यान देना। जैसे सीता ने मुकेश खाना बनवाया। एक और एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे मालिक ने माली से फूल तोड़वाया। बहुत सही। यहाँ पे अध्यापक ने बच्चों से साफ सफाई करवाया, एक चीज है मेरे भाई कि इतनी गर्मी है यहाँ पे ना, वो चीज दिक्कत करती है, और कुछ भी दिक्कत नहीं होती है मेरे भाई, जो गर्मी है ना वो दिक्कत करती है। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से आराम से मेरे भाई वीडियो के लास्ट तक आप लोग टिके रहना। इतना नॉलेज दे दूंगा मेरे भाई कि क्रिया से आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक है, मेरे पे भरोसा रखना मेरे भाई, मैं आपको जो चीज बताऊंगा सब एकदम कंटेंट से भरा हुआ होगा। ठीक है, और भी एग्जाम्पल मैं आपको लिखवा देता हूं। ठीक है, राधा ने कृष्ण से बांसुरी बजवाई, तो ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मेरे भाई प्रेरणार्थक क्रिया, और इसके बाद हम पढ़ेंगे नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं। देखिए, ठीक है, अगला हेडिंग मेरे भाई लिखना नाम धातु क्रिया का। ठीक है, तो नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं पहले इसके बारे में समझिए। देखो, कुछ ऐसी क्रिया होती है जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती है। ठीक है, जैसे मेरे भाई ध्यान से देखना, उसमें मूल शब्द नहीं होते बल्कि इसमें इयाना शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे लात का होगा लतियाना। ठीक है, गाली कहते हैं ना, तो गाली का मतलब होता है गरियाना, लंगड़ा का लंगड़ाना, बात का बतियाना। तो ऐसे मेरे भाई कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनते हैं, उन्हीं शब्दों को मेरे भाई नाम धातु क्रिया कहते हैं। बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए हम इसको लिखवाएंगे मेरे भाई कि नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, कि वे क्रिया जो, ऐसे आप लोग लिखना, संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण से बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे देखो मेरे भाई, लाठी का लाठीना नहीं होगा, अगर इसका क्रिया बनाओगे कि मूल धातु में ना जोड़ दें
तो लाठीना नहीं होगा, लाठीना कोई शब्द नहीं होगा, इसका होगा लठियाना। आपने नाम सुना होगा ना, लठियाना। हाथ का हाथीना नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मूल धातु में ना जोड़ दे तो ये हमारा क्रिया कहलाएगा। नहीं, हाथ का क्या होगा, हथियाना होगा। क्या होगा मेरे भाई, हथियाना होगा। बात का क्या होगा, बतियाना होगा। बताना नहीं, बातना नहीं होगा, बतियाना होगा। गाली का क्या होगा, अब इसे गालीना, आपने कहीं नाम सुना होगा गालीना, आप बोलोगे नहीं भैया गालीना तो कोई शब्द नहीं होता है, तो क्या होगा, गलियाना। गलियाना भी नहीं होगा, गलियाना भी नहीं होगा मेरे भाई, गलियाना भी नहीं होगा, गलियाना कोई शब्द है नहीं है, गरियाना होगा, गरियाना। गरियाना, जो गाली देते हैं ना वो तो उसको कहते हैं गरियाना। लंगड़ा का लंगड़ाना, लंगड़ाना नहीं होगा, लंगड़ना, लंगड़ाना होगा, ठीक है, क्या होगा, लंगड़ाना। शर्म का क्या होगा, शर्माना होगा। शर्म का क्या होगा, शर्माना होगा। लाज का क्या होगा, लजवाना। क्या होगा, लजवाना। और अपना का क्या होगा, अपनाना, अपनाना। तो ये मेरे भाई क्या है, नाम धातु क्रिया है जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनता है। देखो ये लाठी क्या है, ये संज्ञा है। हाथ क्या है, संज्ञा है। बात क्या है, संज्ञा है। गाली क्या है, संज्ञा है। लंगड़ा क्या है, संज्ञा है। लंगड़ा व्यक्ति, लंगड़ा विशेषण है। लंगड़ा क्या है मेरे भाई, विशेषण है। जिसके संग व्यक्ति और वस्तु का बोध करा सकते हैं वो मेरे भाई विशेषण होता है। शर्म क्या है, शर्म हमारा भाव है, ठीक है। लाज क्या है, ये भी हमारा एक भाव है। अपना क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। तो मेरे भाई इन सब शब्दों से मिलकर क्या हमारा बना है, क्रिया बनी है। तो ये जो बीच में आपको जितना भी शब्द दिखाई दे रहा है ना, ये क्रिया है। ये क्या है, क्रिया है। ये संज्ञा से क्रिया बनी, ये भी संज्ञा से बनी है, ये भी संज्ञा से बनी, ये भी संज्ञा से बना, ये विशेषण से बना, ये भाव से बना, ये भाववाचक संज्ञा से, ये सर्वनाम से बना। समझ में आ रही है तो बोलोगे हाँ भैया, ठीक है। तो ये मेरे भाई यहाँ पे नाम धातु क्रिया को नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे कृदंत क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। अगला हेडिंग मेरे भाई सामने मेरे संग लिखना, चौथा कृदंत क्रिया। कौन सी क्रिया की बात कर रहा हूं मेरे भाई, कृदंत क्रिया की, ठीक है। ध्यान से देखो, कृदंत क्रिया क्या होती है कि वे क्रिया जिनके अंत में ना नहीं लगा होता है, ना नहीं लगा होता है, नहीं लगा होता है। जैसे मेरे भाई क्या होगा, चल से बना दो तो क्या होगा, चलेगा, चलेगा, या चलेगी, या चलती। मतलब ये हो गया कि अंत में ना नहीं लगा है। चल का क्या बनेगा, चलना। लेकिन क्रिया तो ये भी कहलाएंगे, क्रिया तो ये भी कहलाएंगे कि चलेगा, चलेगी, चलती, ये सब क्या कहलाएंगे, क्रिया कहलाएंगी, ठीक है। जैसे मेरे भाई क्या होगा, जैसे मेरे भाई क्या होगा, खेल, तो खेल का क्या होगा, खेलेगा, खेलेगी, ठीक है, खेलती। तो ये मेरे भाई सब क्या होगा, अंत में ना नहीं लगा हुआ है, ठीक है। जैसे कोई भी शब्द आप ले लो, जैसे हंस ले लो, हंसेगा, हंसेगी, ये भी तो क्रिया ही ना है मेरे भाई, लेकिन इसके अंत में ना नहीं लगा होता है। ऐसी क्रियाओं को मेरे भाई हम क्या कहते हैं, कृदंत क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रिया जिसके अंत में ना नहीं लगा होता है, ऐसी क्रियाओं को कृदंत क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया उसे कहते हैं वे क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनी होती है, उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, यदि कोई कार्य किसी और से करवाया जाता है वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। पूर्वकालीन क्रिया किसे कहते हैं, जब एक क्रिया समाप्त होकर दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है उसे हम पूर्णकालीन क्रिया कहते हैं। और इसके बाद है संयुक्त क्रिया, जहां दो क्रियाएं साथ में होती है वहां संयुक्त क्रिया होती है। तो मेरे भाई हमें एक सिंपल सा एक लास्ट लिखना है, संयुक्त क्रिया, ठीक है। तो मेरे संग अगला हेडिंग डालना, संयुक्त क्रिया, ठीक है। मेरे संग अगला हेडिंग डालना मेरे भाई 5 नंबर में, संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, ठीक है। देखो मेरे भाई संयुक्त क्रिया क्या होती है कि वे क्रिया जो साथ में होती है, साथ में होती हैं वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे वह मुझे मार डालेगी। आपको यहाँ पे दो कार्य देखने को मिल रहा है, मारना, डालना, दोनों कार्य है कि नहीं है, मारना भी, डालना भी। तो जब दो क्रिया एक ही साथ होती है मेरे भाई उस क्रिया को हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मैं आपको और भी एग्जांपल दिखा रहा हूं, जैसे मोहन बाजार सब्जी ले
जाएगा, तो लेना भी एक क्रिया है, जाएगा भी एक क्रिया है, तो लेना जाना दोनों भी मेरे भाई का है, क्रिया है। ठीक है, ध्यान देना। वह संस्कृत बोल सकता है, तो बोलना भी एक क्रिया है, सकना भी एक क्रिया है, दोनों मेरे भाई क्या है, क्रिया है। ठीक है, जैसे और भी है मेरे पास, जैसे मैं वाराणसी नहीं पहुंच पाया, रावण युद्ध नहीं जीत पाया। ठीक है, मैं वाराणसी नहीं पहुंच पाया, मैं वाराणसी नहीं पहुंच पाया, पहुंच पाया, तो पहुंचना भी एक क्रिया है, पाना भी एक क्रिया है। ठीक है, तुम खाना खा के सो गए, तो खा के सोना ये भी मेरे भाई क्या है, दोनों क्रिया साथ में। तो मेरे भाई जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया साथ में होती है उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आई तो बोलोगे हाँ भैया। एक और कंसेप्ट है मेरे भाई, उसको मैं आपको समझा देता हूँ, फिर मैं अपनी क्लास को क्या करूंगा, खत्म कर दूंगा। इतने ही कंसेप्ट है, इतने ही तरीके हैं मेरे भाई, इतने ही तरीकों से एग्जाम में कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके पास जो भी बुक है, इन सारे कंसेप्ट को एक बार यदि आप देखोगे तो मेरे भाई बोलोगे कि हाँ भैया आपने जो चीज पढ़ाया था आप मेरे को वही समझ में आया और उसी से मेरा क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, ध्यान देना। मैं आपको दो चीजें ऐसे बताता हूँ जो बहुत जरूरी है आपके लिए। देखिए मेरे भाई, सबसे लास्ट में देखना, एक होता है यौगिक क्रिया, एक होता है मेरे पास यौगिक क्रिया। ठीक है, एक होते हैं हमारे पास रूढ़ क्रिया। पूछे जाते हैं प्रश्न मेरे भाई, इसलिए इसको ध्यान से देखना। ये अन्य क्रिया में आप ऐसे लिख देना। ठीक है, जिन क्रियाओं के अंत में, जिन क्रियाओं के अंत में ना नहीं लगा हो, नहीं लगा हो, वो हमारा यौगिक क्रिया कहलाती है। जैसे चढ़ाई, ठीक है, बुनाई, सिलाई, ठीक है, ठीक है, पढ़ेगा, पढ़ाई, तो ये सब मेरे भाई अंत में क्या है, ई है, मतलब अंत में ना नहीं होना चाहिए, वो हमारा यौगिक क्रिया कहलाती है। और रूढ़ क्रिया किसे कहलाती है, अंत में ना होना चाहिए। जैसे चढ़ना, पढ़ना, कोई से भी हो ये फर्क नहीं पड़ता, बस अंत में ना होना चाहिए। टिमटिमाना, बस अंत में ना होना चाहिए। ठीक है, लिखना, दौड़ना, ठीक है, कोई सा भी हो सकता है मेरे भाई, अंत में ना होना चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आया तो बोलोगे हाँ भैया हमको समझ में आ गया। और एक और क्रिया मेरे भाई, अनुकरणात्मक क्रिया। ठीक है, एक ये लिख देना इंपोर्टेंट में, एक ये लिख देना, और एक अनुकरणात्मक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। मेरे भाई ऐसे ऐसे क्रिया हैं, बहुत सारे अभी क्रिया हैं, लेकिन हम उसी क्रिया को पढ़ रहे हैं जो बहुत जरूरी है। ठीक है, अनुकरणात्मक क्रिया में आवृत्ति बार बार होती है। आवृत्ति मेरे भाई बार बार होती है। जैसे मेरे भाई ध्यान से देखना, जैसे टिमटिमाना, टिम टिम दो बार एक नहीं है, चहचहाना, चहचहाना, गिड़गिड़ाना, 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 ठीक है, गिड़गिड़ाना, ठीक है, झनझनाना, झनझनाना, फड़फड़ाना, फड़फड़ाना, थपथपाना, थपथपाना, फड़फड़ाना, थपथपाना, झनझनाना, हो गया। टिमटिमाना, फड़फड़ाना, गिड़गिड़ाना, गिड़गिड़ाना तो हो गया, फड़फड़ाना, थपथपाना, ठीक है, बड़बड़ाना, क्या हो गया, बड़बड़ाना हो गया, टनटनाना, टनटना टन टन टनटारा। ठीक है, ध्यान से देखो। तो मेरे भाई जहां पे आवृत्ति बार बार होती है वो हमारे पास क्या होता है, अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। तो बात समझ में आई तो बोलोगे हाँ भैया अच्छे तरीके से समझ में आ गया। यहां तक मेरे भाई हो गया हमारे पास क्रिया के कुछ बेसिक तत्व। मेरे पास बहुत सारे शब्द है, ठीक है, तो मैं उन्हीं शब्दों को लिखूंगा जो आपके लिए बेहद जरूरी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे भाई हमारी क्रिया समाप्त होती है। हाँ, मैं यह मानता हूँ कि ये क्लास में बहुत ही तेजी से पढ़ा हूँ, इसलिए तेजी से पढ़ा हूँ क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे जो गर्मी है ये बहुत ज्यादा है, असहनीय गर्मी है, इसलिए हम इस क्लास को बहुत ही तेजी से पढ़ाए हैं। ठीक है, ध्यान देना अपनी बात को। जो भी कंटेंट पढ़ाऊं अच्छे तरीके से पढ़ाऊं,
बढ़िया तरीके से मेरे भाई रिवाइज करना। जितना पढ़ाया हूँ उससे ज्यादा क्वेश्चन आपका नहीं बनने वाला है, यहीं से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा हर एक एग्जाम में। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त।